नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। जो क्लास 8 की अतीत से वर्तमान यानी बिहार बोर्ड की इतिहास की पुस्तक की जो श्रृंखला चल रही है वन लाइनर की, उसी कड़ी की ये अगली कड़ी है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि इसमें वन लाइनर में हमें क्या-क्या प्रश्न मिल रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि यह अमृत तुल्य है। ये प्रश्नों को मंथन करके उसमें से अमृत निकाला गया है, यानी सारे पुस्तक को पढ़ के उससे मथ के ये प्रश्न मैंने निकाल के आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपके परीक्षा में ये उपयोगी हो सके। तो यदि मेरा मेहनत आपको पसंद आता है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, ताकि आपका साथ मेरे साथ जुड़ सके। और यदि ये पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 7 से लेके पार्ट 9 तक के एमसीक्यू को। आइए देखते हैं। बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए किसने? जोनाथन डंकन ने। देखिए जोनाथन डंकन ने स्थापना किस चीज़ की थी? संस्कृत कॉलेज की। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1791 में। कहाँ? बनारस में। यहाँ क्लियर हो गया। 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। यह आता है कि किसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में? 1791 में जोनाथन डंकन ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? गवर्नर जनरल था। क्लियर है? गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं था। ध्यान रखनी, 1857 के बाद वायसराय का पद हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने आपको 91 में संस्कृत कॉलेज किया, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या? मदरसा की। वो भी कहाँ? कलकत्ता में किया था 1781 में। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मदरसा बना था, उसके बाद 10 वर्ष बाद आपको संस्कृत कॉलेज बना। क्लियर है? इसको याद रखने की जरूरत है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न हो सकता है एग्जाम में छप जाए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अब देखिए विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ये जो थे, इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए और अध्ययन करने के लिए काम किया। इस व्यक्ति ने ये समझा था कि भारतीय जो भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, अपने आप में एक रिसर्च है और पूरा रिसर्च प्रतिवेदन है। इस सब का इसने अध्ययन करा के सबका अनुवाद कराया था इस व्यक्ति ने, जिसका नाम था विलियम जोन्स। और 1784 में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसको याद रखना इस व्यक्ति को। विलियम जोन्स ने 1784 में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और जिसने क्या किया था? भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए और अध्ययन करने के लिए इसने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति कही जाती है। मनु ने क्या लिखा था? मनुस्मृति। क्लियर है? और उसके बाद पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। हमने यहाँ जाना मनुस्मृति को, हमने यहाँ जाना अभिज्ञान शाकुंतलम को। क्लियर है? चलिए, पंचतंत्र की रचना किसने की? आपको विष्णु शर्मा ने। एक और किताब का नाम है हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। क्लियर है? उसके बाद अगला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार 1785 में गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? याद रखिए इस चीज को, इस व्यक्ति को। गीता का इन्होंने कितना महत्व रखा, यानी चार्ल्स विल्किंस ने गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। सबसे पहले तो इस व्यक्ति ने संस्कृत पढ़ा होगा, तब तो उसको अंग्रेजी में कितना महत्व है संस्कृत का, और संस्कृत को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। चार्ल्स विल्किंस को याद रखना पड़ेगा। मैकाले के मत के अनुसार 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। याद रखने की जरूरत है, आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ आपको? 1835 में। ये मैकाल ने जो सुझाव दिया था उसी के अनुसार 1835 बहुत महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच कहा जाता है। किसने लिखा? चार्ल्स वुड ने।
अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए अपने 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को इसने लिखा था। किसने? चार्ल्स वुड को। और जो वुड घोषणा पत्र है, ये आपनो अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जानता है वुड डिस्पैच को। क्लियर है? आइए अगला आ ही गया। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और पूछा जाता है कि किस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है या वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वुड डिस्पैच के तहत प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। इस वुड डिस्पैच के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा नहीं कहा गया। प्राथमिक में आपको भारतीय भाषा और उच्च में अंग्रेजी को माना गया था। ये देखते हैं। वुड डिस्पैच के तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। मद्रास जो आज चेन्नई है, बम्बई आज जो मुंबई है, और कलकत्ता जो आज कोलकाता है। 1857 में किसके तहत? वुड डिस्पैच के तहत। और वुड डिस्पैच आया कब था? वुड डिस्पैच आपको कब आया था? ऊपर देखिए, देखा है अभी हम लोगों ने 1854 में। 1854 में वो आया और 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना आपको हो गई। अब देखिए, उसके बाद ही वुड डिस्पैच के तहत जिला स्तर पर हाई स्कूल बने। ये जो जिला स्कूल बने हैं ना, सब उसी की देन है। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन को शुरू किया था। किसको शुरू किया था? शांति निकेतन ने। तो पूछा जाता है शांति निकेतन का गठन किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। कब किया? 1901 में किया। क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब? 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? हम बिहार दिवस मनाते हैं। क्लियर है? हम सबको पता है कि बिहार दिवस कब है? 22 को। तो कब अलग हुआ? वो बंगाल से अलग हुआ था, क्योंकि पहले हमारे साथ उड़ीसा भी हुआ था। उड़ीसा बाद में आपको अलग हुआ। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? 1835 में पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। कब? 1835 में। कौन? पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। उसके बाद देखते हैं 1867 में प्रथम बालिका विद्यालय पटना में बांकीपुर बालिका विद्यालय खुला। कब? 1867 में। प्रथम बालिका विद्यालय यही था, पटना का बांकीपुर बालिका विद्यालय। ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं। पटना में मोहम्मद हसन ने 1884 में मोहम्मदन एग्लो अरेबिक स्कूल को स्थापित किया। किसने? ये मोहम्मद हसन ने। और 1884 में किसने? मोहम्मदन एग्लो अरेबिक स्कूल को स्थापित किया। उसके बाद आते हैं बिहार का सबसे पुराना कॉलेज पटना कॉलेज 1863 में स्थापित किया गया। कब? 1863 में। और मोहम्मद हसन ने 1884 में बनाया था। प्रथम बालिका विद्यालय 1867 में हुआ था। पटना कॉलेज कब हुआ? पटना कॉलेज आपको 1863 में हुआ। ध्यान रखिएगा। 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल था। उस कॉलेजिएट और कॉलेज में अंतर है। क्लियर है? वो हाई स्कूल था। उसके बाद आते हैं 1899 में भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज स्थापित हुआ, जो 1950 से लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जाना गया। एक प्रस्ताव भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में पारित किया गया था और इस कॉलेज की स्थापना आपको की गई थी। और 1950 में इसका नाम क्या हो गया? लंगट सिंह कॉलेज इसका हो गया। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पाठ 8। पाठ 8 में क्या आपको है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसका कथन है? अरस्तु का। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। चांडाल बंगाल की एक जाति है। भूया दक्षिण बिहार की एक जाति है। महार महाराष्ट्र की एक जाति है। क्लियर है? यहाँ देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के थे। जन्म कब हुआ था? 1824 में और मृत्यु 1890 में। ज्योतिराव फुले ने दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। किसने? ज्योतिराव फुले ने। और क्या? दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका इन्होंने निकाली। बहुत शानदार प्रश्न। ज्योतिराव फुले ने 1873 में बहुत ही आपको एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामी भी उसको कहा जाता है, और हम परीक्षा में गुलामगिरी करके ज़्यादातर
पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसने लिखी। आज हम लोगों ने हितोपदेश को जाना, अभिज्ञान शकुंतलम को जाना, पंचतंत्र को जाना, इन सारे पुस्तकों को हमने जाना। गुलामगिरी को अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद मनु स्मृति के बारे में जाना, कौन किसने चीज़ को लिखा था। क्लियर है ना। आइए देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की। काश्तकार की चाबुक, ये भी एक किताब है, इसकी रचना किसने की? ज्योतिराव फूले। काश्तकार की किताब। गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये कौन किया? सब ज्योतिराव फूले का किया हुआ है। कुंडकरी वीर सेलिंगम, दक्षिण भारत के सामाजिक भेदभाव के लिए आंदोलन चलाया था। किसने? कुंडकरी वीर सेंगलम ने। उसके बाद नाम थोड़ा सा बड़ी अजीब है, वीर सेलिंगम, 1848 से 1919 में दक्षिण भारत के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने आपको एक अपना सहयोग दिया था और आंदोलन चलाया था। अब देखिए इनके बारे में नीचे और कुछ है, तभी इनको लिखा गया है। कुंडकरी वीर सेलिंगम को आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक कहा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ इनको लिखा है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये आधुनिक तेलुगु साहित्य जो था उसके जनक मान जाते हैं। कौन? कुंडकरी वीर सेलिंगम। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नानू आसन श्री नारायण गुरु का पहला नाम था। यह भी एक आपको जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने जो भी आपको दबे लोग थे, जो भी जातियां दब गई थी, उनके लिए इन्होंने बहुत आवाज उठाया था। कितने? श्री नारायण गुरु ने। चलिए इनका नाम आपका क्या था? पहला नाम नानू आसन। क्या नाम था? नानू आसन। बाद में श्री नारायण गुरु से भले फेमस हो गए, लेकिन आपको नानू आसन इनका नाम था। श्री नारायण गुरु केरल के सामाजिक आंदोलन के नेतृत्व करता थे, चूंकि ये केरल से इनका संबंध था। और कुंडुकरी वीरसिंगलम जो थे वो तेलुगु साहित्य के जनक थे। क्लियर है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दो दो तीन तीन बार चीज़ें होकर के आपको याद करा दूँ। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में भी की। और 1901 में क्या किया हुआ है? शांति निकेतन की स्थापना हुई है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऊपर हमने पढ़ा है। तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी नायर ने को पेरियार कहा जाता है। पेरियार का हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है। उनका मूल नाम क्या है? उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। किसका नाम है? पेरियार का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पेरियार ने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। किसने? पेरियार ने। और कब? 1925 में। किसने चलाया था? पेरियार ने। और क्या चलाया था? स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। क्लियर है। पेरियार ने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। पेरियार ने। इन्होंने बड़े कम उम्र से शायद शादी की थी किसी से। अन्नादुराई ने 1949 में डीएमके बनाया और पेरियार की पार्टी द्रविड़ कस्कम से अलग होकर, पहले पेरियार की जो पार्टी थी वो द्रविड़ कस्कम थी, उससे अलग होकर अन्नादुराई ने क्या किया? 1949 में डीएमके बनाया, जो आज अभी भी आपको दिख जाती है। द्रविड़ कस्कम पहले था, उसके बाद इन्होंने डीएमके आपको बनाया। कौन? अन्नादुराई ने 1949 में। आइए आगे देखते हैं। अब द्रविड़ कस्कम का पुराना नाम जस्टिस पार्टी था, जिसका नेतृत्व पेरियार ने किया था। क्लियर है। पेरियार ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आपको पेरियार की पार्टी द्रविड़ कस्कम थी, उसके बाद वैसे ही वो बदलते आगे जस्टिस पार्टी भी कभी था। द्रविड़ कस्कम जो है पुराना नाम, पहले जस्टिस पार्टी था, उसके बाद द्रविड़ कस्कम हुआ, उसके साथ वो निकल के आपको अन्नादुराई ने क्या बनाया था? आपको बनाया था आपको डीएमके। चलिए आगे देखते हैं। 1919 में प्रथम अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ। कब? 1919 में। क्या? प्रथम अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ था। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी के सुझाव पर छुआछूत के विरोध में घोषणा पत्र जारी हुआ। इसीलिए मैंने कहा इसको याद रखने की जरूरत है। जो भी डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए 1919 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें छुआछूत के विरोध में घोषणा पत्र जारी हुआ था महात्मा गांधी के सुझाव पर। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को क्या कहा था? हरिजन। पूछा जाता है कि हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की।
हरिजन सेवक संघ। हरिजन नाम इन्होंने दलित को दिया। इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने हरिजन नामक पत्र निकाली, सब महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 में हरिजन नामक पत्र निकाली। कौन? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? आइए, 1931 में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार भारत के संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वो भी 1931 में, ये प्रश्न आया था अभी बीपीएससी के टीआरई में। महात्मा गांधी ने एक बार 1931 में आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर है? इसको याद रखना है। वो सिर्फ एक ही बार गए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक ही बार गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। किसके बाद? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इसको याद रखने की जरूरत है। पूना समझौता ये बहुत ही फेमस है इतिहास में। हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, 8वीं में आधुनिक इतिहास पढ़नी है। तो 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। क्लियर है ना? पूना समझौता याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये बहुत फेमस है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? भीमराव अंबेडकर ने, 1924 में मुंबई में। ठीक है ना? अगर डेट और ईस्वी सन भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम नहीं भूलना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। महाड़ का सत्याग्रह, अन्य नाम चौदार तालाब सत्याग्रह, या उसको महाड़ का मुक्ति संग्राम या महादलित सत्याग्रह, ये कई नामों से जाना जाता है इसको। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 से चला महाड़ का सत्याग्रह। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? ये आपको कब चला? मार्च 28 1927 से चला। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, 1942 में। और भीमराव अंबेडकर ने 1950 में बौद्ध धर्म अपना लिया। पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म बाद में अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में क्या है? सावित्री बाई फुले। ये कौन थी? ये ज्योतिबाई फुले की पत्नी थी। यहाँ प्रश्न है ही, प्रश्न वही आपको, यानी वन लाइनर वही है, ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। ज्योतिराव फुले ने बहुजन समाज की स्थापना की। किसकी? ज्योतिराव फुले ने क्या किया था? बहुजन समाज की। उसके बाद आपको क्या इन्होंने किया था? सत्य शोधक समाज भी इन्होंने बनाया था। गुलामगिरी इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए उसके बाद है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कितना काम किया था? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया। पूछा जाता है कि सती प्रथा कब खत्म हुआ? 1829 में। और किसके शासनकाल में? आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में माना जाता है। इसने कई सारे समाज सुधार के काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की आपको स्थापना की। कब? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। और कहाँ? कोलकाता में। ब्रह्म समाज के द्वारा तत्कालीन महिलाओं की स्थिति, सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह के सुधार के प्रक्रिया अपनाई गई इस ब्रह्म समाज ने। और यह स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में, कोलकाता में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। देखिए कई सारे प्रश्न हमको इसमें से मिल के आ रहे हैं। ब्रह्म समाज को हमने जाना, एमजी रानाडे को भी जाना, जिन्होंने स्थापना किसको की थी? प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन सब में ये मैसअप हो जाता है, मिल जाता है। इसको याद रखने की जरूरत है। ये प्रार्थना समाज है और ये एमजी रानाडे हैं। वो ब्रह्म समाज था, वो राजा राम मोहन राय था। क्लियर है? आइए देखते हैं। 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने रानाडे के साथ आर्य महिला समाज की स्थापना की। किसने? पंडिता रमाबाई ने।
सरस्वती ने किसके साथ, रानाडे के साथ मिलके आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज, ये एक अलग नाम है, क्लियर है, आर्य समाज नहीं है, ये आर्य महिला समाज है। और आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये आपको आर्य महिला समाज है, और इसकी स्थापना कितने की है आपको, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, किसके साथ मिलके, रानाडे के साथ मिल से। इसलिए आपको इसको याद रखना है, मैं इसी को बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूँ कि चीज़ें याद हो जाए आपको। आइए देखते हैं, भारत महिला परिषद का गठन पंडिता रमाबाई ने सरस्वती ने किया था। दो चीज़ हमें यहीं इनके लिए मिल गई ना, आर्य महिला समाज और भारत महिला परिषद की गठन किसने किया, पंडिता रमाबाई, बहुत विद्वान थी। चलिए आगे देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। ये इन्होंने बहुत काम इस विधवा पुनर्विवाह के लिए किया है, किसने, आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आइए देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने विद्यासागर के सुझाव पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून पारित किया। आपको अभी कुछ देर पहले हम लोग 1829 में हमने सती प्रथा को जाना, और 1856 में आपको विधवा पुनर्विवाह। 1829 वाले में कौन थे, 1829 वाले में आपको राजा राम मोहन राय थे। 1856 में कौन है आपको, ईश्वरचंद विद्यासागर। उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसमें लॉर्ड डलहौजी है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, बड़ा फेमस है ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। पहले 14 वर्ष के बच्चियों का विवाह हो जाता था, लेकिन 1872 में जब नेटिव मैरिज एक्ट आया तो क्या हुआ, 14 वर्ष से कम आयु की जो आपकी कन्याएं थी उसका विवाह रोक दिया गया। उसके पहले क्या होता था, 14 वर्ष से कम की लड़कियों का विवाह हो जाता था। इसके अनुसार लड़के की शादी की उम्र 14 और लड़के की शादी की उम्र 18 की गई। यह प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के अनुसार आपको लड़की की शादी की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 की गई, वो था नेटिव मैरिज एक्ट, 1872 में ये पारित हुआ था, क्लियर है। चलिए, पंडिता रमाबाई संस्कृत की विद्वान थी। इन्होंने अभी हम लोगों ने देखा ना कि इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, उसके बाद भारतीय महिला परिषद का गठन किया, किसने, आपको पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। अब देखिए, पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह शारदा भवन की स्थापना की। 3 चीजें इनके लिए आई, उसके बाद शारदा सदन, उसके बाद आर्य महिला समाज, उसके बाद इनका आया भारतीय महिला परिषद। 3 चीजें इनके लिए मिली। आइए देखते हैं, कालांतर में पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म अपना लिया। आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हमें कई चीजें मिल गई, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज कौन, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज, एमजी रानाडे। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। ये कई सारे समाज है, इसी समाज में चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती हैं। ये आर्य समाज कौन है, धर्म आपको, ब्रह्म समाज कौन है, प्रार्थना समाज कौन है, इसको याद रख लेने की जरूरत है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यही उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों। चलिए, दादा भाई नौरोजी और नए नौरोजी फरदून जी ने मिलकर राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की थी। बहुत फेमस है राष्ट्र गुफ्तार, किसने, दादा भाई नौरोजी ने इसको शुरू की थी, क्लियर है। अब आते हैं, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदून जी ने स्त्री चरतोस्ती मंडल का गठन किया था, इसको जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वीसी राय की माता अघोर कामनी देवी ने लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की 1867 में स्थापना की थी। किसने, माता अघोर कामनी देवी ने। ये कौन थी, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वीसी राय, क्लियर है। अब देखिए, 1867 स्थापना की। यह विद्यालय 6 छात्राओं के साथ शुरू किए गए थे। जब ये विद्यालय खुला था आपको बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, तो मात्र 6 छात्राएं थी। चलिए आइए देखते हैं, चैपमैन गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर की स्थापना माधुरीलता देवी ने किया था। किसने किया था, चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल का मुजफ्फरपुर की स्थापना माधुरी लता देवी ने किया था। उसके बाद आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना
1897 में विवेकानंद, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897। उसके बाद देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP वालवात्स्की ने और कर्नल MS ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका के में की थी। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? HP वालावात्स्की ने और कर्नल MS ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका में किया था। ठीक है, किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी, जिससे एनी बेसेंट जुड़ी थी। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन इसका गठन किसने किया था? मैडम HP वालावात्स्की ने और कर्नल MS ऑलकॉट ने। क्लियर है? 1875 में इसका गठन हो गया था। आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल लोक आंदोलन था। याद रखना है कि होम रूल जो है आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में नेतृत्व एनी बेसेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, जिसमें लड़की और लड़के की उम्र क्रमशः 16 और आपको 18 वर्ष कर दिया गया। नेटिव में क्या था? 14 और 18 था, और 1929 में जो हुआ उसमें क्या हुआ? 16 और 18 हुआ। आगे देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के तहत वर और वधू की न्यूनतम आयु 21 और 18 वर्ष निर्धारित की गई। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1929 में आपको 16-18, फिर 1955 में 21 और 18, यानी पुरुष का 21 और महिला का 18 किया गया था। और वहाँ आपको ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें हम लोगों ने क्या जाना था? वहाँ क्या था? 1872 में ही था ना नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें था 14 और 18 था। ठीक है, 14, 1872, 1929 और 1955 ये मैरिज एक्ट आके आपको विवाह की उम्र आपको हुआ। आगे देखते हैं केशव चंद्र सेन के द्वारा स्पेशल मैरिज बिल 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार किया गया था। ठीक है ना, जो बाद में वो जो बना था नेटिव मैरिज एक्ट वहीं ये था। AIWC का मतलब होता है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। क्लियर है? चलिए इतना ही प्रश्न था। हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए पाठों के प्रश्नों को देखेंगे और वन लाइन नाइट को देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो के साथ ही याद हो जाए, इसलिए मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ। ऐसा नहीं किए कि चीज़ों को रिपीट करके आप इसको एक्सपेंड करते हैं। मैं एक्सपेंड नहीं करता हूँ, रिपीट कर करके आपको याद कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर 2 बार वीडियो देख ले तो चीज़ें याद हो जाए, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यदि मैं स्लो चलता हूँ तो स्लो का भी कारण यह है कि आप तक चीज़ें पहुँच जाए। अगर किसी को स्लो लगता हो तो मैं प्रयास करता हूँ कि चीज़ें पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लोर हो। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।